हेलो कॉमरेड्स। मेरा नाम है सुधनवा देशपांडे। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैं लेफ्ट वर्ड बुक्स और वाम प्रकाशन का मैं काम देखता हूँ। और उसके अलावा मैं एक एक्टर हूँ। दिल्ली में एक थिएटर ग्रुप है जननाट्य मंच के नाम से। उस थिएटर ग्रुप में मैं एज एन एक्टर एंड डायरेक्टर मैं उसमें काम करता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुजरात एसएफआई का बहुत ही अदा करना चाहूँगा कि मुझे आपने ये मौका दिया है कि मैं आपसे आज एक ऐसी घटना के बारे में बात करूं जो कि आज से 150 साल पहले हुई थी। अब सवाल ये है कि हम जो बात कर रहे हैं आज, वो जो है वो घटना क्या थी। आज से 150 साल पहले फ्रांस देश में, पेरिस शहर में जो मज़दूर थे, मज़दूर वर्ग था, उन्होंने सत्ता अपने हाथ में ले ली। अब उसके क्या हालात थे, ऐसा क्यों हुआ वगैरह, वो एक अलग कहानी है। और इतिहास में अगर आप जाएं तो उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि हम और कुछ उसके बारे में कहें। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस पूरी चीज़ के ऊपर, जिसको कि पेरिस कॉम्यून कहते हैं, उसके ऊपर एक किताब निकाली है जो कि लेफ्टवर्ड बुक्स ने इसको छापा है। और छापा है मतलब वर्चुअली छापा है, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक का दौर है। अभी दिल्ली के अंदर ख़ास तौर पे लॉकडाउन अभी भी चल रहा है। और यहाँ पर जो प्रेस जो होते हैं, वो जहाँ पे जो जो छापे खाने होते हैं, जहाँ पे छपती हैं किताबें, वो अभी तक बंद है। इसलिए हम इस किताब को अभी तक जो है किताब की शक्ल में हम नहीं छाप पाए हैं, लेकिन इसकी ई बुक उपलब्ध है। और ये हमने आज ही इसको रिलीज़ किया है। ये लेफ्टवर्ड बुक्स के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाएं तो वहाँ पर अभी मैंने इसमें कमेंट्स में वो लिंक जो है मैंने ऐड किया है। वहाँ पर अगर आप जाएं तो वहाँ से आप ये किताब ले सकते हैं। इसके ऊपर डिस्काउंट भी उपलब्ध है। और ये डिस्काउंट जो है ये केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए उपलब्ध है। तो क्या है कि जब हम पेरिस कम्यून की बात करते हैं, ये 1871 में 72 दिन के लिए पेरिस के मज़दूरों ने जो पेरिस की सत्ता है वो अपने हाथ में, एक शहर की सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। अगर आप देखें तो फ्रांस का इतिहास जो है बगावतों का या क्रांतियों का इतिहास रहा है। फ्रांस में एक के बाद एक कई ऐसे विद्रोह हुए, जिसके बारे में फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम में से बहुत से लोग जानते हैं। 1789 की ये घटना थी। और उस समय पर जो जो सबसे बड़ा नारा था, जो कि उस समय के जो बागी थे, जिन लोगों ने वो क्रांति की, उनका जो सबसे बड़ा नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो इस नारे के साथ उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरफ तो जो राजा था और जो रानी थी, उनकी जो सत्ता थी, और जो पूरा जो सामंती वर्ग था, उनकी सत्ता को एक तरफ से जो है चुनौती थी। दूसरी तरफ जो चर्च है, मतलब जो धार्मिक सत्ता है, उसको भी उसी के साथ साथ जो है चुनौती थी। लेकिन 1789 के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, उसका नारा तो ये था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लेकिन बहुत जल्द ये नारा जो है उस ज़माने की जो बूर्जवाजी थी, उन्होंने एक तरह से इसको हल्का कर दिया, इसका जो ज़ोर था उसको कम कर दिया। और अ, मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने जो लिंक जो मैं पोस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर, वो जा नहीं रहा है। हाँ, अब गया शायद। राइट। तो ये मैंने लिंक जो है पोस्ट किया है इसमें कमेंट्स में। यहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो आप उस किताब के पेज पर जा सकते हैं जो कि लेफ्ट आउट बुक्स ने अभी निकाली है। तो खैर मैं कह रहा था कि फ्रांसीसी क्रांति के बहुत जल्द बाद में आप ये देखते हैं कि उस समय की जो बूर्जवाजी थी और जो सामंती वर्ग था, उन्होंने एक तरह से जो जनता का एजेंडा था उसको जो है कम कर दिया, उसको
उसको डाइल्यूट कर दिया और एक बार फिर से फ्रांस जो है वो एक एकाधिकार शासन की तरफ जो है गई। एम्परर जो है फिर से आया, नेपोलियन के बारे में हम जानते ही हैं। तो अगर आप देखें तो फ्रांस की जनता ने 1789 में कोशिश की, उसके बाद में 1830 में कोशिश की, उसके बाद 1848 में कोशिश की। हर हर बार आप ये देखते हैं कि फ्रांस की जनता ने और यूरोप की जनता ने जब भी कोशिश की कि सामंती जो सत्ता है और जो चर्च की सत्ता है उसको ख़त्म करके अपनी सत्ता कायम करने की जब भी कोशिश की, तो ये कोशिशें एक तरह से नाकाम रहीं। और आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार ये क्रांतियां जो हैं ये फेल हुई एक तरह से। लेकिन क्रांतियों का क्रांतियों के इतिहास के बारे में जब हम बात करते हैं तो दो तरह से हम उसके बारे में बात करते हैं। एक तो ये है कि क्रांति अपने आप में कामयाब हुई कि उस समय पर वो कामयाब हुई कि नहीं, और उस समय जो क्रांति के फौरन बाद हुआ वो क्या हुआ। एक तो ये सवाल होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये होता है कि जिस भी क्रांति की आप बात कर रहे हैं, उस क्रांति ने जो सवाल आपके सामने रखे हैं, जो एजेंडे पे जो सवाल आए हैं, वो सवाल जो हैं वो किस हद तक जो है वो पूरे हुए, या वो एजेंडा किस हद तक पूरा हुआ, ये एक दूसरा सवाल होता है। मसलन अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान में क्रांति नहीं हुई, सही बात है, लेकिन 200 साल का जो अंग्रेज़ों का शासन था वो ख़त्म हुआ और हमने अपनी सत्ता जो है कायम की। जब हमने हिंदुस्तानियों ने अपनी सत्ता कायम की, उस समय पर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो सबसे बड़े जो नायक थे, जो जो जिस कमेटी ने उसको लिखा, उसके जो चेयरपर्सन थे वो थे या बाबा साहेब अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और उससे भी ज़्यादा आज़ाद भारत के बारे में एक बात कही थी, और वो ये बात थी कि हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए वन मैन इक्वल टू वन वोट, ये तो हमने कर दिया कि हिंदुस्तान ने आज़ादी के समय पर जो वोट का अधिकार है वो सारी जनता को दे दिया एक साथ। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी, क्योंकि अगर आप फ्रेंच रेवोल्यूशन देखें, अगर आप अमेरिकन रेवोल्यूशन देखें, और भी बहुत सारी अगर क्रांतियां आप देखें, तो आप ये पाते हैं कि पूरी जनता को वोट का अधिकार मिलने में फिर भी बहुत टाइम लगता है। और अमेरिका जैसे देश में ये 20वीं सदी में जा कर के ये हुआ है कि पूरी जनता को, जिसके अंदर हर रंग के, हर वर्ण के लोग हैं और हर जेंडर के लोग हैं, हर किसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये जो है ये ये हर जगह पर एक साथ या एकदम नहीं मिला है। हिंदुस्तान में वो हुआ है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और डॉक्टर अंबेडकर इस बात को नोट करते हैं, लेकिन वो उसके साथ साथ एक और बात नोट करते हैं, और वो कहते हैं कि हमने एक आदमी इज इक्वल टू एक वोट, ये तो हमने कर दिया, लेकिन क्या हमने ऐसा समाज बनाया है जहां पर एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच का जो फासला है या जो हायरार्की है वो हमने तोड़ी है। इन अदर वर्ड्स, वन मैन इक्वल टू वन वोट। और मैन की जब बात करते हैं तो यहाँ पर जाहिर है कि हम जेंडर्ड सेंस में वो उसको नहीं कह रहे थे। उस ज़माने में मैन ये शब्द इस्तेमाल किया जाता था इंसानों के लिए, तो हम कहेंगे वन पर्सन। तो वन पर्सन इक्वल टू वन वोट, ये तो हमने इस्टेब्लिश किया, लेकिन वन पर्सन इक्वल टू वन पर्सन ये हमने किया कि नहीं? ज़ाहिर है नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान में आज की अगर हम बात करें तब भी, आज़ादी के 70-72 साल बाद भी, हम देखते हैं कि आज भी कास्ट के आधार पे या जेंडर के आधार पे या धर्म के आधार पर वन पर्सन इक्वल टू वन पर्सन, ये स्थिति आज भी नहीं है। तो हिंदुस्तान की जो आज़ादी की जो जंग थी, उसने जो एजेंडे सामने रखे थे वो आज भी उनमें से कुछ एजेंडे जिंदा हैं। और जब हम बात करते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये जो एक एजेंडा था या ये जो एक स्लोगन था, ये स्लोगन केवल फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ उस आधार पे आप नहीं तय कर सकते कि ये स्लोगन जो है या फ्रेंच रेवोल्यूशन का काम किस हद तक कामयाब हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद बहुत जल्द एक एम्परर जो है रूल करने आया दोबारा, इससे फ्रेंच रेवोल्यूशन नाकाम हो गई, ये आप नहीं कह सकते हैं।
एक जब ऐसा कहा जाता है कि चीन के महान क्रांतिकारी चाओ एन लाय से जब एक बार किसी ने पूछा कि आपकी फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में क्या राय है, तो ऐसा कहा जाता है कि चाओ एन लाय ने उनको जवाब दिया कि इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के लगभग 150 साल बाद भी चाओ एन लाय ये कह रहे थे कि अभी फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या असर हुआ ये कह पाना बहुत मुश्किल है। ये सवाल जो है ये अभी भी जिंदा है। कैसे? कि जब वो बात कर रहे थे उस समय पर आप देख सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में मसलन एपाथाइड का सिस्टम था, रंग भेद, कि भाई जो गोरे हैं उनके पास अधिकार होंगे, उनकी जो है वो जगहें अलग होंगी, इत्यादि इत्यादि। जो लोग गोरे नहीं हैं, जो अश्वेत हैं, उनके लिए अलग जो है कानून होंगे, इत्यादि। यही चीज़ अमेरिका में भी आप देख सकते हैं। और जो सिविल राइट्स मूवमेंट हुआ 1960s का या 50s का और 60s का, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग, उनकी सबसे बड़ी मांग क्या थी? उनकी सबसे बड़ी मांग यही थी कि जो अश्वेत लोग हैं उनको भी वही अधिकार मिले जो कि श्वेत लोगों को, जो वाइट्स को मिलते हैं, वही अधिकार सब लोगों को मिले। राइट? तो मतलब कहने का मतलब ये कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एजेंडा एक तरह से अगर आप देखें तो वो एजेंडा इतने 150-200 साल बाद भी जिंदा रहा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि पेरिस कॉम्यून के एजेंडे की अगर आप बात करें तो ये एजेंडा था क्या? जब आप कोई क्रांति करते हैं तो केवल सत्ता पलट ये अपने आप में क्रांति नहीं है। अगर वैसा होता तो फिर हर 5 साल बाद यहाँ पर हिंदुस्तान में क्रांति होती है। आप कह सकते हैं कि भाई एक सरकार जाती है, अगली सरकार आती है, तो इसका मतलब है कि तख्ता पलट हो गया। नहीं, तख्ता पलट नहीं है। केवल एक सरकार की जगह दूसरी सरकार आना, ये जो है इसको हम क्रांति नहीं कह सकते। लेकिन कुछ मूलभूत बदलाव हो कि जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर कुछ बदलाव हो, तो उसको आप कह सकते हैं कि ये क्रांति है। अब अगर हम देखें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का स्लोगन तो था, लेकिन वो एक्चुअलाइज नहीं हो पाया उस तरह से जैसा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त पर लोगों को चाहिए था। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन ये एक ऐसा आंदोलन था या एक ऐसी क्रांति थी जिसमें कि तमाम लोग जो जो सम्राट की सत्ता थी, जो सामंतों की सत्ता थी और जो चर्च की सत्ता थी, इसके खिलाफ तमाम वर्गों के लोग जो है इकट्ठा हुए थे। मतलब जिसके अंदर बूर्जुआ वर्ग या पूंजीपति वर्ग जैसे कहते हैं, वो भी उसके अंदर शामिल था। आप जब पेरिस कम्यून की बात करते हैं तो वहां पर ऐसा नहीं था। पेरिस कम्यून ये मजदूर वर्ग का आंदोलन था, मजदूर वर्ग की क्रांति थी एक तरह से। इसके अंदर जो जो मेहनत कश लोग हैं, जो पेरिस के मेहनत कश, जो 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 अलग अलग ट्रेड्स में जो लोग काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं, या मान लीजिए कि बेकर्स हैं या सीमस्ट्रेस हैं, इस तरह के अलग अलग लोग जो कि मेहनत करते हैं, उन लोगों की ये क्रांति थी जिन्होंने जो पेरिस शहर है उसकी गोलाबंदी की और अपनी शहर उस शहर के अंदर एक नई तरह की सरकार, एक नई तरह की सिस्टम वहाँ पर इस्टेब्लिश करने की उन्होंने कोशिश की। इसमें क्या था? इसका मेन मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि ये सिस्टम था जिसके अंदर असली रूप में अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी थी। इससे मतलब ये कि देखिए हमारे यहाँ पर लोग अक्सर ये समझते हैं कि डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर 5 साल बाद जो है वोट हो जाए। अगर वोट होता है तो और कितने लोगों ने वोट में हिस्सा लिया, इलेक्शन में हिस्सा लिया, उसके आधार पर हम लोग ये समझते हैं कि हाँ भाई हम जो है डेमोक्रेटिक हम मुल्क हैं। लेकिन आप एक्चुअली देखें, आज के हिंदुस्तान की अगर बात करें, आज जो चीज़ें हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द, उसके बारे में बात करें, तो कौन कह सकता है कि ये दरअसल एक असली और एक जीवंत एक लोकतंत्र में हम लोग काम कर रहे हैं? कैसे? कि भाई अभी हमने देखा पिछले 1-1.5 साल से हम लोग जो है एक पैंडेमिक का हम लोग सामना कर रहे हैं। एक ऐसा पैंडेमिक जो कि देशों के बीच में जो जो बॉर्डर्स हैं उसका सम्मान नहीं करता। ऐसा पैंडेमिक जो कि बहुत आसानी से एक देश से दूसरे देश में जाता है, फैलता है, इत्यादि।
तो इस पैंडेमिक के खिलाफ अगर आप देखें तो क्या भारत में क्या हमने देखा है? भारत में हमने एक बहुत घटिया तरह का राष्ट्रवाद देखा है, जो कि इसके खिलाफ आकर के खड़ा हुआ। हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने डावोस में जाकर के लोगों के सामने, दुनिया के सामने कहा कि भाई हम एक मिसाल हैं। भारत ने दिखाया है कि इस पैंडेमिक के खिलाफ कैसे संघर्ष किया जाता है। तो उनके पास एक शब्द नहीं था। जो लोग मरे हैं उनके या जो लोग बीमार हुए हैं, उन लोगों के लिए कोई सहानुभूति का, या अन्य देशों में जहाँ पर इस महामारी का जोर उस समय था, उनके साथ सहानुभूति का उनके पास एक भी शब्द नहीं था। वो केवल वहाँ पर जाकर के अपनी छाती ठोक करके जो है वो बड़े ज़ोर से अपनी तड़ी मार करके आए। और हुआ क्या? ये जनवरी में हुआ, और मार्च आते आते तक ये साफ था कि भारत में इस पैंडेमिक का सेकेंड वेव आएगा। ये साफ था कि बहुत से लोगों की जानें जाएंगी, और तरह से बहुत से लोगों के ऊपर इसका असर होगा और ज़िंदगियां उद्ध्वस्त होंगी। ये जो है साफ हो गया था। तो इस पैंडेमिक के खिलाफ अगर आपको लड़ना है, तो इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी की बहुत ज़रूरत है। डेमोक्रेसी से क्या मतलब? केवल वोट डालना डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि ये कि सबको अस्पताल में जो है जगह मिले, सबको ऑक्सीजन मिले, सबको वैक्सीन मिले, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसको भी डेमोक्रेसी कहते हैं। अगर डेमोक्रेसी को केवल हम वोट तक महदूद रखते हैं, वहाँ तक सीमित रखते हैं, तो हम लोकतंत्र को या डेमोक्रेसी को बहुत संकुचित, बहुत छोटे एक केवल एक पॉलिटिकल एक सेंस में हम उसे देखते हैं। असली डेमोक्रेसी तब होगी जबकि हर व्यक्ति के पास बेसिक ज़िंदगी जीने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए वो उसके पास उपलब्ध होंगी। उसको कहेंगे डेमोक्रेसी। मतलब ये कि मेडिकल केयर के अंदर डेमोक्रेसी है कि नहीं है? वैक्सीनेशन के अंदर जो डेमोक्रेसी है कि नहीं है? इसका अगर उत्तर आप कहते हैं ना, तो फिर ये बहुत बड़ी एक खला है, एक बहुत बड़ा गैप है अपने जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। हमने क्या देखा है? हमने देखा है कि एक साल का वक्त था जबकि हमारी सरकार जो है इसकी तैयारी कर सकती थी। उन्होंने ठीक उल्टा किया। उन्होंने साइंस की जगह पर जो है तमाम तरह के इर्रेशनल जो ये होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, इर्रेशनल जो बातें होती हैं, गौमूत्र आप पीजिए उससे ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो इस तरह की बकवास चीज़ें। या अभी जो जो वो है रामदेव है, उसने क्या जो है बेवकूफ़ों वाली बातें की हैं। इस तरह का प्रोपोगंडा इनकी तरफ से बहुत हुआ। मतलब ये कि एक रैशनल, एक साइंटिफिक अप्रोच की जो है कमी थी। अब ये भी जो कमी है, ये कहाँ से आती है? ये कमी यहाँ से आती है कि आपने साइंस को, विज्ञान को और वैज्ञानिक सोच को आपने डेमोक्रेटाइज नहीं किया है। जनता के बीच में ले जाने की जो कोशिश होनी चाहिए, वो कोशिश जो है वो नाकाम रही है एक हद तक। या जो कोशिशें पहले की गई थी, उन कोशिशों को रोल बैक किया है इस सरकार ने आने के बाद में, पिछले 7 साल में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अभी हम अगर हिंदुस्तान की बात करते हैं, तो वहाँ पर बहुत क्लियर है, ये बहुत साफ है कि हम किसी वाकई एक डेमोक्रेटिक या लोकतांत्रिक एक व्यवस्था में अगर हम जी रहे होते, तो अस्पताल की, मेडिकल केयर की, ऑक्सीजन की कमी इस देश के अंदर नहीं होती। आफ्टर ऑल ये फैक्ट है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है, आज भी है। लेकिन अगर आप अपने ही हाथ बांध लेते हैं, तो फिर आप कैसे काम कर पाएंगे? तो असली डेमोक्रेसी की एक ज़रूरत इस देश के अंदर है। इसका मतलब ये है कि पेरिस कम्यून का ये जो एक एजेंडा था कि डेमोक्रेसी मजदूरों तक जाए और डेमोक्रेसी हर व्यक्ति के पास हो उपलब्ध, ये जो एजेंडा था, ये एजेंडा आज भी एक जिंदा एजेंडा है। ये एजेंडा आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर हम इसी चीज़ को दूसरी तरह से देखें, अभी देखिए कि हमारे देश के अंदर बहुत अखबारों में वगैरह अगर आप पढ़ते हैं, तो आप पाएंगे कि दिल्ली में जहाँ पर मैं रहता हूँ, इस शहर के अंदर सेंट्रल विस्टा को लेकर के बड़ी बातचीत हो रही है। अब सेंट्रल विस्टा क्या है कि अंग्रेज़ों के ज़माने में 1920-30 के दशक में ये पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का जो जो इलाका है, जहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, पार्लियामेंट है,
सारे जो है मंत्रालय हैं वगैरह वगैरह, तो उसका बेसिक जो खाका है या बेसिक ढांचा है वो उस समय पर जो है डेवलप हुआ। अब उसको इस सरकार ने आकर के कहा कि ये हमें नहीं चाहिए, ये जो है पुराना पड़ गया है, अब हमको नई चीज़ चाहिए। अब नई चीज़ तो चाहिए, ये तो बात आप मान भी सकते हैं, आप कह सकते हैं कि शायद ठीक है कि भाई एक समय आता है कि जब पुरानी बिल्डिंग जो है वो नाकाफ़ी हो जाती है, आपको नई जो आपकी ज़रूरत है उसके लिए एक पुरानी बिल्डिंग जो है वो नाकाफ़ी हो जाती है। ये सही है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इस बात से है कि जो नई चीज़ आप बना रहे हैं वो क्या बनेगी, कैसे बनेगी और किसकी भागीदारी उसके अंदर होगी, इस बात को लेकर के किसी को कुछ नहीं मालूम है। इसके प्लान्स क्या हैं, इसका जो जो ब्रीफ है वो कैसे तैयार किया गया, इसके अंदर आपकी और मेरी राय कभी नहीं ली गई, हमसे कभी नहीं पूछा गया कि भई आप क्या चाहेंगे वहाँ पर। सेंट्रल विस्टा का रीडेवलपमेंट अगर करना है, जो कि भारतीय लोकतंत्र का जो घर है एक तरह से, जो सिंबॉलिक घर है, जहाँ पार्लियामेंट है हमारा, जहाँ पर सारे मंत्रालय हैं, जहाँ पर सारे एमपी रहते हैं, उस पूरे इलाके को अगर आपको रीडेवलप करना है, नए सिरे से सोचना है, तो क्या मैं, जो कि इस देश का नागरिक हूँ, मेरे वोट से आपकी सरकार बनती है, मेरे टैक्स से आपका जो है सरकार का काम होता है, मेरे टैक्स से ये पूरा रीडेवलपमेंट होने वाला है, और मेरे से मतलब मैं अपनी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा, हम सब की बात कर रहा हूँ। भारत के नागरिक जो हैं, हम भारत के नागरिकों से कभी नहीं पूछा गया कि भाई आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है, आपके क्या आइडियाज़ हैं। ये हो सकता है कि आपको लगे कि भाई इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोगों का देश है, हर आदमी से थोड़ी आप पूछ सकते हैं, सही बात है, हर आदमी से नहीं पूछ सकते। लेकिन दुनिया भर के अंदर ऐसे बहुत से तरीके हैं जिससे कि आप लोगों की राय ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लोगों की राय नहीं ले सकते आप। जैसे आप इलेक्शन करवाते हैं, वैसे ही और भी बहुत से तरीके हैं जिससे कि आम जनता की राय लेकर के उसको उसको जो है कॉन्फिडेंस में लेकर के आप एक नई चीज़ जो है प्रपोज कर सकते हैं। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि सेंट्रल विस्टा के रीडेवलपमेंट के चलते ऐसे इलाके जहाँ पर के, अगर आप उसकी तस्वीर अगर आप सोचें कि राष्ट्रपति भवन एक तरफ है, वहाँ से राजपथ निकलता है, और राजपथ को इंटरसेक्ट करते हुए और सड़कें हैं, और अंत में जाकर के इंडिया गेट आता है। राजपथ के दोनों तरफ लॉन्स हैं, या थे, मतलब अब तो खैर बहुत कुछ जो है खुद गया है, लेकिन उससे पहले उसके दोनों तरफ लॉन्स थे। और छुट्टियों वाले दिन, या गर्मियों में शाम को, या सर्दियों में दिन में, वहाँ पर सैकड़ों लोग आते हैं और उन लॉन्स का और उस पूरी जो सुंदर जगह है उसका लुत्फ उठाते हैं। साथ में आपके पास जो नेशनल म्यूज़ियम है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, इत्यादि इत्यादि, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स है, इत्यादि। ये सब जगह हैं जो कि आम लोगों के लिए ये ओपन है, यहाँ पर आप जा सकते हैं, बहुत कम पैसे में आप एक टिकट खरीद के आप इस देश का नागरिक होने का आपका अधिकार केवल ये नहीं है कि आपको आपको वोट डालने का अधिकार है, बल्कि इस देश की नेशनल लाइफ के अंदर पार्टिसिपेशन का भी एक अधिकार है। और वो सिंबॉलिकली, एक सिंबॉलिक रूप में उस सेंट्रल विस्टा के डिज़ाइन के अंदर आप जो है देख सकते हैं। तो मेरी ये मंशा हो सकती है कि मैं इस तरह का सेंट्रल विस्टा चाहूँ जहाँ पर के जनता का पार्टिसिपेशन दिखे हमको। हो क्या रहा है? एग्जैक्टली इसका उल्टा हो रहा है। सेंट्रल विस्टा का डेवलपमेंट का जो भी प्लान अभी तक उन्होंने शेयर किया है, अव्वल तो ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने सीक्रेट रखी हैं, लोगों के सामने आई नहीं है, हमें मालूम नहीं है एग्जैक्टली क्या होने वाला है। लेकिन जो थोड़ा बहुत उन्होंने शेयर किया है उससे आपको ये पता चलता है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर के भारतीय नागरिक जो हैं उनका पार्टिसिपेशन, हमारे लिए वो दरवाजे बंद हो जाएंगे। हमसे कहा जाएगा कि भाई तुम नागरिक हो, अपने घर पे बैठो, तुम्हारा सत्ता के जो जो ये हैं गलियारे हैं, या सत्ता की जो शाह मार्ग हैं, जो शाह राहें हैं, वहाँ पर तुम्हारा कोई जो है तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ये इस सब के ज़रिए हमसे कहा जा रहा है। पेरिस के मज़दूरों ने ठीक इससे उल्टा किया था। आज से 150 साल पहले पेरिस के मज़दूरों ने न केवल ये किया कि सत्ता अपने हाथ में ली, बल्कि सत्ता को हाथ में लेने के साथ दो तीन और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें की।
एक तो उन्होंने ये किया कि हर व्यक्ति जो कि सरकार का हिस्सा बनता है उसका इलेक्शन होगा, उसको इलेक्ट करके आप भेजेंगे। और इस चुनाव का एक और पहलू ये था कि अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आता है तो आप उसको राइट टू रिकॉल भी उसके अंदर इंश्राइंड था। आप उसको वापस बुला सकते हैं, आप उसको उसकी गद्दी से हटा सकते हैं। तो ये एक पूरी तरह से डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीका था जिससे कि आम जनता जो है वो सत्ता की बागडोर अपने हाथ में ले रही थी और संभाल रही थी। साथ ही साथ ये केवल सरकारी अफसरों की बात नहीं थी जो बाबू बैठते हैं इसमें दफ्तरों में, सिर्फ उनकी बात नहीं थी, बल्कि जो पुलिस है और जो न्यायाधीश हैं, जो कि लीगल जो स्ट्रक्चर है, उसको भी पूरी तरह से डेमोक्रेटाइज करने की जो है कोशिश की गई थी। और अम, और ये था कि एक एक जो हमारे देश में और अन्य सभी देशों के अंदर ये बात आती है बार बार कि भाई जो न्याय तंत्र है उसको निष्पक्ष रहना चाहिए, उसको जो है जनता के ऊपर उठ करके रहना है, उसको कोई पक्षपात नहीं करना है। ये बात ठीक है, सुनने में अच्छी लगती है और है भी अच्छी बात, लेकिन एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि आप न्याय तंत्र की अगर बात करते हैं, न्यायाधीशों की बात करते हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी की बात करते हैं, तो आप ये पाएंगे, अगर आप ओवरऑल एक देखें तो आप ये पाएंगे कि न्याय तंत्र के ज़रिए भी जिस तरह के जजमेंट दिए जाते हैं इत्यादि, उसके अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लास बायस होता है, कास्ट बायस होता है और जेंडर बायस होता है। अभी 2 दिन 3 दिन पहले 4 दिन पहले जो गोवा में जो एक रेप केस को लेकर के जो जजमेंट आया है, उसका अगर आप जजमेंट पढ़ें, उसमें जो बातें कही गई हैं उसको अगर आप देखें, तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये एक टोटली एक मिसोजिनिस्ट एक जजमेंट है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ ये जजमेंट है। और महिलाओं से ये उम्मीद रखी जाती है कि अगर आपके साथ रेप हुआ है तो आप एक तरह से बिहेव करेंगे, आपका बिहेवियर वैसा नहीं था, आप अगर हिम्मत के साथ उसके साथ अगर आप गुजर जाते हैं तो फिर आपसे कहा जाता है नहीं, फिर हम कैसे मान लें कि आपके साथ रेप हुआ, इत्यादि इत्यादि। कहने का मतलब ये कि उस जजमेंट के अंदर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेंडर बायस हमको जो है नज़र आता है। और इस तरह का बायस केवल जेंडर बायस नहीं, क्लास बायस भी हमको दिखता है। आम तौर पे आप देखेंगे कि मज़दूरों के और जो पूंजीपतियों के, इनके बीच में अगर कोई टकराव होता है और वो बात अगर कोर्ट में जाती है, तो आप आम तौर पे पाएंगे कि ज़्यादातर केसेस में जो जजमेंट है वो जो पूंजीपतियों के पक्ष में दिया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल विस्टा की। सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट के सामने गया है और बार बार उनसे ये इल्तिजा की गई है, उनसे कहा गया है कि भैया आप रोकिए इस प्रोजेक्ट को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है नहीं, जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है और इसमें डेमोक्रेसी अगर नहीं है, लोगों की राय अगर नहीं ली गई है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, अच्छा है, सब सही चल रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पेरिस कम्यून की जब हम बात करते हैं तो पेरिस कम्यून की जो शानदार उपलब्धियां थी, उनमें से एक उपलब्धि ये थी कि न्याय तंत्र के जो अफसर बैठते हैं जिनको हम जज कहते हैं, जज को भी लोकतंत्र का हिस्सा होना पड़ेगा। जजेस जो हैं वो भी चुन के जाएंगे और उनको भी आप वापस जो है ले सकते हैं। तीसरी बात कि कि एक इस डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर के अंदर महिलाओं का क्या रोल होगा, इस बात को लेकर के भी पेरिस के जो कम्युनाट थे, उनको कम्युनाट कहते हैं, जिन लोगों ने पेरिस कम्यून की स्थापना की थी, तो इन कम्युनाट्स के बीच में इस बात को लेकर के भी बहुत चिंता थी और महिलाओं को इस सबसे बाहर रखा जाए, उनको दूर रखा जाए, ये सोच उनकी कभी नहीं थी। एक बात। दूसरी बात ये कि इस सब के दौरान, और हमें याद रखना चाहिए कि जो है पेरिस कम्यून ये केवल 72 दिन के लिए रहा, सिर्फ 72 दिन के लिए, मतलब 2 महीना और कुछ दिन। तो मतलब मुश्किल से 2.25 महीने के लिए जो एक्सपेरिमेंट रहा, उसके दौरान भी ये लोग बात कर रहे थे कि हम जो के शहर के अंदर जो म्यूज़ियम्स हैं उनका क्या रोल होगा, जो पब्लिक आर्ट है
उसका क्या रोल होगा, इत्यादि इत्यादि, इस तरह की भी बातें जो है वो चल रही थी। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है कि जब हम बात करते हैं पेरिस कम्यून की, या जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो एक जो बात अक्सर सुनने में आती है वो ये आती है कि भाई डेमोक्रेसी जो है वो, इसका मतलब ये है कि ये जो वोट का अधिकार अगर है तो आपके पास डेमोक्रेसी है, वोट का अधिकार अगर नहीं है, अलग अलग अगर पार्टियां नहीं है, तो फिर ये जो है डेमोक्रेसी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि ये कि बहुत से देश जो है उनके ऊपर ये तोहमत लगती है कि आप जो है डेमोक्रेटिक देश नहीं है, क्यूबा जैसे, कि क्यूबा के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो डेमोक्रेटिक देश नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी पार्टियां नहीं है, इत्यादि। लेकिन अगर आप सोचें एक मिनट के लिए, क्यूबा के ठीक 90 किलोमीटर उत्तर की तरफ जो बहुत बड़ा देश है अमेरिका को अगर आप देखते हैं, तो वहाँ की डेमोक्रेसी का असली में क्या मतलब है? अगर आप देखें तो एक तरफ अगर ट्रंप है तो दूसरी तरफ बाइडन है। बाइडन और ट्रंप के अंदर दरअसल अगर हम देखें, उनकी पर्सनालिटीज़ को छोड़ दीजिए, ट्रंप जो है वो बहुत ही वाहियात किस्म का बहुत ही एक घटिया किस्म का इंसान है खुद, पर्सनली। तो उस बात को अगर आप एक तरफ एक मिनट के लिए अलहदा कर दें, अलग कर दें, जहाँ तक नीतियों की बात है, ट्रंप की नीतियाँ, बाइडन की नीतियाँ, ट्रंप से पहले ओबामा की नीतियाँ, उससे पहले बुश की नीतियाँ, क्लिंटन की नीतियाँ, इन सारी नीतियों की अगर आप बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के बीच में कोई बहुत मूलभूत मतभेद है, ऐसा नहीं है। यही चीज़ हम देखते हैं इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में भी हम देखते हैं कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर कोई बहुत मूलभूत अंतर हो, ऐसा जो है हमको नहीं दिखता है। हमारे देश के अंदर भी अगर आप देखें तो कांग्रेस है और बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी को हम पूरी तरह से अपोज करते हैं, कांग्रेस के साथ कहीं कहीं हम जो है अपोज नहीं भी करते, ठीक है बात। लेकिन अगर आप आर्थिक नीतियों की बात करें तो उनमें क्या अंतर है? दरअसल कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है कांग्रेस में, बीजेपी में, और जो बहुत सारी अन्य पार्टियां हैं जो नॉन कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, उनकी आर्थिक नीतियां, और जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं उनकी आर्थिक नीतियां, उनमें अंतर है, ये बात सही है। लेकिन नॉन कम्युनिस्ट जो जो बूर्जवा पार्टियां हैं उनकी आर्थिक नीतियों के अंदर कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो डेमोक्रेसी की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर कहाँ डेमोक्रेसी है? हम ये जानना चाहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है, जो मेहनतकश लोग हैं, उनकी आवाज़ इस डेमोक्रेसी के अंदर आप किस हद तक सुन पाते हैं, या इस डेमोक्रेसी का उनको क्या फ़ायदा होता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि पूछने लायक है। और हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर देखें कि डेमोक्रेसी अगर आप दरअसल स्थापित करना चाहते हैं, अगर आप वाकई डेमोक्रेसी के अंदर, आपको लोकतंत्र के अंदर अगर आपका यकीन है, आपका विश्वास है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरह की डेमोक्रेसी सोशलिज्म ने आपको दी है, समाजवाद ने आपको दी है, इस दुनिया के सामने जो मिसालें रखी हैं, उस तरह की डेमोक्रेसी पूरे दुनिया के इतिहास में आपको नहीं मिलती है। मसलन आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, पेरिस कम्यून की बात। पेरिस कम्यून के अंदर जिस तरह का लोकतंत्र मजदूर वर्ग के लोगों ने स्थापित किया, और पेरिस कम्यून के जितने भी अफसर थे वो हर एक अफसर उनमें से मजदूर मजदूर वर्ग के लोग थे खुद। तो मजदूर वर्ग के लोगों ने सोशलिस्ट आइडियाज़ के साथ, समाजवादी आइडियाज़ के साथ जिस तरह का लोकतंत्र स्थापित किया, वैसा लोकतंत्र आपको और कहीं किसी देश के इतिहास में जहाँ पर कि कैपिटलिज्म है, जहाँ पूंजीवाद है, पूंजीवाद के तहत आपको उस तरह का लोकतंत्र कहीं नहीं देखने को मिलता है। इसी तरह से अगर आप देखें, सोवियत रूस की अगर बात करते हैं, तो सोवियत रूस की बहुत जो है बदनामी की जाती है कि एकाधिकारी जो है ये थी, व्यवस्था थी, इत्यादि इत्यादि। लेकिन एक तो मज़े की बात यह है कि जब वहाँ पर क्रांति हुई, जिसको कि अक्टूबर रेवोल्यूशन कहते हैं, लेकिन दरअसल हमारे जो कैलेंडर है उसके हिसाब से अगर देखें तो 7 नवंबर को वो क्रांति हुई। तो 7 नवंबर की क्रांति के समय पर जो फ्रेंच जो 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 रूसी क्रांति के जो सबसे बड़े जो नेता थे, व्लादिमीर
इलिच लेनिन। तो लेनिन को इस बात का बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये क्रांति कितने दिन तक टिक पाएगी, और वो उस समय पर पेरिस कम्यून का इतिहास जो है वो उसको देख रहे थे, उसको टटोल रहे थे, उसको समझने की कोशिश कर रहे थे। और उनके ये समझ में आया कि आपको जब आप कोई नई व्यवस्था जब आप बनाने की बात करते हैं, तो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से आपको तोड़ना पड़ता है, उसको स्मैश करना पड़ता है, उसको ख़त्म करना पड़ता है। उसकी जगह पर आपको नई व्यवस्था जो है वो स्थापित करनी पड़ती है। और इस नई व्यवस्था को स्थापित करने में आपको पुलिस और आर्मी को भी आपको टेक ओवर जो है वो करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो इस पेरिस कम्यून की अगर आप बात करें, तो वहाँ पर जो सबसे बड़ी जो एक कमज़ोरी रही इनके कॉमन आर्ट्स की, जो कि मार्क्स ने भी नोट की और लेनिन ने भी नोट की बाद में, वो ये थी कि उन्होंने जो पुलिस है और आर्मी है उसको अपने अंडर नहीं लिया था उन्होंने। तो लेनिन को ये बिल्कुल भरोसा नहीं था कि हमारी जो क्रांति है वो कितने दिन टिक पाएगी। और जब रूस की क्रांति जब 73 दिन की हुई, मतलब पेरिस कम्यून जो है वो 72 दिन के लिए रहा, और जब उसने रूस की क्रांति ने जब 72 दिन पार किए, जब 73वां दिन 73rd डे जब हुआ, तो लेनिन अपने दफ्तर से बाहर निकले। रूस में बड़ी ठंड पड़ती है, पेट्रोग्राड में बर्फ थी, उस बर्फ में बाहर निकल करके वो जो है सड़क के ऊपर नाचे थे। ये सच्ची बात है, क्योंकि उन्होंने कहा कि चलो हमने अपनी क्रांति को पेरिस कम्यून से एक दिन और हमने उसको जिंदा रखा, एक दिन और हम आगे गए। और इसी तरह से हर होने वाली क्रांति जो है वो पिछली क्रांति से एक कदम आगे जाने की मंशा जो है वो रखती है। तो अगर आप देखें तो रूसी क्रांति के अंदर भी उसको सोवियत यूनियन कहा जाता है। ये सोवियत क्या चीज़ है? सोवियत दरअसल जिस तरह से पेरिस कम्यून था, उसी का एक एक अपडेटेड फॉर्म आप कह सकते हैं था सोवियत। तो सोवियत का मतलब ये था कि पहले तो ये शुरू हुए केवल एक फैक्ट्री के स्तर पे, हर फैक्ट्री के अंदर एक सोवियत है। सोवियत का मतलब सारे जो फैक्ट्री के जो मजदूर हैं वो इकट्ठा वहाँ पर आते हैं और अपने मसलों के बारे में, अपने मुद्दों के बारे में जो है वो बातचीत करते हैं और फैसले लेते हैं इकट्ठे आकर के। फिर ये पता चला कि भाई एक फैक्ट्री, मान लीजिए कि एक रबर की फैक्ट्री है या कोई और फैक्ट्री है जो कोई और माल बनाती है जो रबर के प्रोडक्शन के अंदर है ना। तो इन इन फैक्ट्रियों के बीच में आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो फिर काम ठीक से नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि फिर वो इंडस्ट्री वाइज या सेक्टर वाइज ऐसे सोवियट्स बने। और ये सोवियट्स जो हैं ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक ये फोरम थे, जहाँ पर के मजदूर खुद आकर के अपने मुद्दों के बारे में बात करते थे और अपनी फैक्ट्रियों के बारे में जो है फैसले लेते थे। फिर ये धीरे धीरे करके ये चीज़ और आगे गई और अल्टीमेटली जाकर के शहर के स्तर पर, पूरे के पूरे सेंट पीटर्सबर्ग के स्तर पर एक सोवियत बना। और सेंट पीटर्सबर्ग सोवियत ने फाइनली ये कॉल दिया कि रूसी क्रांति को अब जो है हम इसको अंजाम देंगे। तो तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो डेमोक्रेसी जो है ये केवल जो धनाढ्य लोग हैं उनका शासन चलता रहे, लेकिन आपको वोट देने का अधिकार जो है आपको एक लॉलीपॉप की तरह दे करके आपको चुप करा दिया जाए, ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जनता के ज़्यादा से ज़्यादा हिस्से जो है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनतकश जनता का उसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन अगर होता है तो उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। और इसकी मिसालें आप अगर अगर देखना चाहें तो ये मिसालें आपको पेरिस कम्यून में मिलती हैं, ये मिसालें आपको रूसी क्रांति में मिलती हैं। और अगर हम उससे काफ़ी आगे अगर एक एक बड़ी छलांग लेकर के अगर हम जाते हैं तो इसी तरह की मिसालें आपको क्यूबा में देखने को मिलती हैं, आपको वेनेजुएला में देखने को मिलती हैं, आपको बोलीविया में देखने को मिलती हैं, और भी बहुत सी जगह हैं। और अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में
अभी जो है इलेक्शन हुए मसलन, और केरल के अंदर जो वाम सरकार है वो दोबारा चुन के आई है। वाम सरकार ने आज से 25 साल पहले एक बहुत बड़ा कदम लिया था, और वो कदम था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग। इसका मतलब ये है कि कि जब आप अपने गांव के बारे में बात करते हैं, अपने इलाके के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, किस तरह का विकास आप चाहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर लोग हम इस स्थिति में हैं जहाँ पर के जो मोदी जी कहते हैं वो विकास है, जो कोई और कहता है वो विकास नहीं है। आप विकास के रास्ते में जो है रोड़े अटकाते हुए आप नज़र आते हैं अगर आप मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। मोदी जी जो कहते हैं वो विकास है। नहीं, हम ये नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जनता से पूछो भाई, जिसका विकास होना है, जिसको विकास का डायरेक्ट उसको भागीदार होना है, उनसे पूछिए ना आप कि आपको क्या विकास चाहिए। तो अगर आप देखें तो केरल के अंदर आज से 25 साल पहले 1996 में ये जो चीज़ है ये हुई, जहाँ पर के सरकार ने ये कहा कि कि जो प्लान फंड्स होते हैं, डेवलपमेंट के जो फंड्स होते हैं, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा डायरेक्टली पंचायत को दिया जाएगा। और ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत और डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये 3 टियर स्ट्रक्चर है। इन पंचायतों के ज़रिए ये तय किया जाएगा कि ये पैसा कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। और लोकली अगर आप विकास चाहते हैं तो लोकल लोगों से बात किए बगैर आप विकास जो है नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी अगर आप देखें तो ये डेमोक्रेसी इन एक्शन है। ये लोकतंत्र को एक दूसरी तरह से देखने का एक नज़रिया है। ये लोकतंत्र, मैं जो है बार बार ये बात कह रहा हूँ कि लोकतंत्र वोट की जहाँ तक बात है, सबको वोट मिले, सबको वोट करने का अधिकार हो, और और वो इस अधिकार का इस्तेमाल करें, ये तो अच्छी बात है। ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रह सकता। और यही सबसे बड़ी जो सीख या सबसे बड़ा जो सपना जो कि पेरिस कम्यून ने हमको दिया है, वो यही दिया है। हमें ये सोचना है कि आज की डेमोक्रेसी नहीं, ये जो बड़े बड़े धन्ना सेठ हैं, जो कि अडानी अंबानी इस तरह के जो लोग हैं, इनकी नज़र में या मोदी जी की नज़र में जो है डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमें कल के लिए बनाना है, हमें फ्यूचर के लिए बिल्ड करना है। और फ्यूचर में एक एक बेहतर समाज के जो है बनने में लोकतंत्र क्या होगा। वो लोकतंत्र जो है वो आम मजदूरों की भागीदारी के बगैर, मेहनत कश जो लोग हैं, मजदूरों से मेरा मतलब सिर्फ जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं वो नहीं, जो जो हर कोई जो मेहनत करता है या करती है, औरतें और मर्द और हर जेंडर के लोग जो कि मेहनत करते हैं, उन सब की भागीदारी से जो डेमोक्रेसी बनती है, उस डेमोक्रेसी को हम असली डेमोक्रेसी कहते हैं। हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, अव्वल तो जात होनी नहीं चाहिए, अव्वल तो जाति प्रथा को ही हमको ख़त्म करना है। डेमोक्रेसी अगर दरअसल इस देश में लानी है तो उसके लिए एक बहुत बड़ा काम होगा कि जाति प्रथा का हमें विध्वंस करना है, एनहाइलेशन ऑफ कास्ट करना है हमें। जब तक एनहाइलेट नहीं करते हैं हम कास्ट को, ख़त्म नहीं करते हैं हम जाति प्रथा को, तब तक इस देश के अंदर असली रूप में जो है लोकतंत्र नहीं आ सकता है। ये भी सोच, ये भी एक एजेंडा उसी पेरिस कम्यून ने हमारे सामने रखा है। आज हम हम मिले हैं, 28 मई है, और आज पेरिस कम्यून के खात्मे की, पेरिस कम्यून जिस दिन ख़त्म हुआ, जिस दिन उसकी हार हुई, उसके 150 साल आज पूरे होते हैं। आज ये क्यों हुआ? 18 मार्च को हमने क्यों नहीं किया जिस दिन पेरिस कम्यून शुरू हुआ था? आज इसलिए किया क्योंकि मार्क्स ने और लेनिन ने, दोनों ने इस बात को जो है अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है कि पेरिस कम्यून की जो हार है वो उस समय के मजदूर वर्ग की हार तो थी, लेकिन इस हार ने दुनिया भर के मजदूर वर्ग को बहुत कुछ सीखने को दिया है, बहुत कुछ सोचने को दिया है। और अम, और उस एजेंडे को एक तरह से साकार करना, यही हमारे सामने आज
सबसे बड़ा जो चैलेंज है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करता हूँ और एक बार फिर मैं एसएफआई गुजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में आकर के पेरिस कम्यून के बारे में कुछ अपने विचार जो हैं वो आपके बीच में रखूं। एक बार फिर से मैं इस कमेंट्स में मैंने जो लिंक है वो पोस्ट किया है, उस लिंक पे आप ज़रूर जाएं और वहाँ पर जो लेफ्ट वर्ड की किताब है वो आप ज़रूर देखें। बहुत बहुत शुक्रिया कॉमरेड। लाल सलाम।